मुझे ईटीएफ में पैसा लगाना है, तो ठीक है, अगर मैं म्यूचुअल फंड में भी लगा रही हूँ, मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपनी लाइफ में कि ठीक है मुझे यहाँ से भी बेहतर प्रॉफिट मिल सके, क्या लगता है कि ये इन्फ्लेशन को इन फ्यूचर बीट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और इन्फ्लेशन को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही बीट कर सकता है। अगर आप बात करें आपके पास में आज के डेट में क्या-क्या ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट करने का, आप बैंक एफडी कर एफडीज हो गई। सकते हैं, आप बैंक आरडीज़ कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, एनएससी कर सकते हैं, है ना? आप इंश्योरेंस में पैसा डाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच में का होता है। यही है ना? एफडी में कितना इंटरेस्ट होता है आपके पास में? 7% के लगभग। 6 से 7% 6 से आता है, 7, हाँ। जिसमें आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। हाँ। जिस भी स्लैब में आप हैं, अगर आप 30% के स्लैब में हैं, तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। टेक्निकली अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके एफडी पे 7% का इंटरेस्ट आ रहा है ना? तो उसमें से ₹2.10 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना आ गया आपके पास में? 4.80% आपके पास में इंटरेस्ट आया। इन्फ्लेशन कितना है? 6 से 7% के बीच में इन्फ्लेशन है। यानी हर साल आपका जो पैसा है, तकरीबन आप 4.80% इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, और 7% का इन्फ्लेशन है, 6% इन्फ्लेशन है। तकरीबन 2% पैसा आप हर साल अपने अपने हर साल 2% पैसा आप कम कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का, अपने इन्वेस्टमेंट का। आपकी वैल्यू कम हो रही है आपके इन्वेस्टमेंट की। तो ऑलवेज़ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ना, आपको जब तक इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपका पैसा पोर्टफोलियो बढ़ेगा नहीं। तो इन्फ्लेशन को कौन बीट कर सकता है? वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही कर सकता है, जहाँ पे आपको 12% 15% का इंटरेस्ट आए। अगर 12-15% का इंटरेस्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन 6% है, तो 6% पैसा फिर भी आपका बढ़ रहा है, राइट? तो इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर ट्रस्ट वाली बात भी तो होती है कि आज भी कई लोगों के दिमाग में यही चीज़ है कि एफडी में पैसा लगाएंगे तो हमारा कम से कम पैसा सिक्योर्ड रहेगा। इक्विटी में क्या है कि फ्लक्चुएशन होती है, तो इसमें कब पैसा डूब जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा कि एफडी सिक्योर्ड है, 100% सिक्योर्ड है, राइट? उसमें गुंजाइश बढ़ने की भी नहीं है, और गुंजाइश कम होने की भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे रिस्क होता है ना, रिवॉर्ड भी वहीं पे होता है। आप कौन-सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं? आपके फंड मैनेजर कैसा है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? अगर ये सब आप देखेंगे ना, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट में जो भी अ, आज तक इन्वेस्ट किया है, और जिनका टाइम इन्वेस्टमेंट का 7 से 10 साल का है ना, कभी भी वो नुकसान में नहीं आ सकता है। अगर आपका 1 साल, 2 साल का है, तो आप बैंक एफडी कीजिए। बट आपका नज़रिया 5 साल और 5 साल से ज़्यादा है, तभी आपको ऐसे मार्केट में आना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए, ईटीएफ में जाना चाहिए। उससे कम का है तो आप बैंक एफडीज़ कीजिए, आप आरडी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसमें फिर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जितना इन्फ्लेशन है, उतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आज से 10 साल बाद भी वो 1 करोड़ रुपए ही होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, जहाँ पे इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट आए। सर प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कुछ कि ठीक है कहाँ पे निवेश का उन्हें बेहतर ज़रिया मिल सकता है, बेहतर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। निवेश की अगर हम बात करें, तो आपके पास में जो ऑप्शंस है, कि आपका सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी माइलस्टोन क्या है, हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब तक पर्पस हमें क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर हम उस जर्नी पे नहीं जाएँगे। आपको ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिज़न कितना है? आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको रिटायरमेंट के लिए करना है, तो आप ये देखेंगे मुझे अब अगले 25 ईयर्स, 30 ईयर्स में हमें पैसा एक्यूमुलेट करना है। बट अगर आपको ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। अगर आप मिड टर्म गोल की बात करें, अगर आपको लगता है कि आज से 10 साल बाद मुझे घर खरीदना है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है आज से 4 साल, 5 साल बाद मुझे अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है, राइट? जिसका वर्थ मान लेते हैं 50 लाख रुपीज़ है, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने माइलस्टोन होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे सामने पर्पस होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। उस हिसाब से फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन करना चाहिए। सर जैसे करोड़ों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि कुछ वक्त के बाद 1 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा। इन्फ्लेशन जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि वो 1 करोड़ की क्या ही वैल्यू रहेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जब तक इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक आपका पैसा ग्रो कभी नहीं हो सकता, है ना? वो कैसे बीट हो सकता है? इन्फ्लेशन अगर 6% है, तो आपको 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करना पड़ेगा। अगर आज 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए है, आज से 5 साल के बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू नहीं होगा 1 करोड़ रुपए।
अगर 5% के हिसाब से देखें तो तकरीबन वो 85 लाख के आसपास हो जाएगा। यानी आपको उस समय 1 करोड़ की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए चाहिए। वो कब होगा? 6% के इंटरेस्ट से तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा रिस्क इक्विटी। लेना पड़ेगा। आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 12%, 15%, 10% का इंटरेस्ट मिले, ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करते हुए एक बड़ा-सा कॉर्पस बन जाए। सर जैसे कि ईटीएफ को लेकर हम बात कर रहे थे, आपने कई सारे उसके क्वालिटीज़ गिनाई। मैं चाहूँगी कि आखिर में एक बार इसकी मतलब कुछ जो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ शुरू करे, किसी चीज़ में अच्छाई नज़र आ रही है, फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो लोगों को समझना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स की आप बात कर रहे हैं ईटीएफ नहीं, की बात? ईटीएफ 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 असाइड। सी डिसएडवांटेज क्या है कि बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई नेविगेटर नहीं है, आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो जोखिम हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको मार्केट का तजुर्बा हो रखा है और आपको लगता है कि आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट? जब आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो गई है, तो आप ड्राइव कर सकते हैं, यानी खुद ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप किसी ड्राइवर को रखिए जो आपके लिए ड्राइव कर सके, यानी आप अपने फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, वो आपके बदले में इन्वेस्ट कर सके। सी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों सही है, डिपेंड करता है कि कौन से समय पे आप कौन सा म्यूचुअल फंड या ईटीएफ चूज़ कर रहे हो। सही समय बहुत ज़रूरी है। सही समय कैसे पता चलेगा? जब आप इन्वेस्ट करोगे, राइट? जब आपके पास में तजुर्बा होगा और जब मार्केट फेवरेबल होगा। टाइमिंग का बहुत इशू है सर इसमें। ऑफ कोर्स टाइमिंग का इशू तो होता ही है, किसी भी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें। अगर मार्केट डिप पे है, मार्केट करेक्ट हो चुका है, तो आप इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा एनएवी मिलेगा आपको, ईटीएफ सस्ते रेट पे मिलेगा, राइट? लेकिन जब भी हम ईटीएफ की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड सिप की बात करते हैं, तो वो मार्केट की जो टाइमिंग है ना, उसको वो मैनेज करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपके फंड वैल्यू बढ़ रहा है, और मार्केट नीचे जा रहा है, तो जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है, वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सिप या ईटीएफ का ये फ़ायदा है कि आपके मार्केट के हर लेवल का आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जब आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस समय देखना चाहिए कि मार्केट किस लेवल पे है, नीचे है, ऊपर है, राइट? आप अपने पैसे पे कितना रिस्क ले सकते हो, आपका टाइम हॉरिज़न कितना है। लेकिन म्यूचुअल फंड, सिप की और ईटीएफ के लिए कोई टाइम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इन्वेस्ट करो, वो सही टाइम है। अच्छा, मतलब इसमें ये टाइम का कोई नहीं, लेना-देना ऐसा नहीं नहीं, है क्योंकि कि आप हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना। मतलब इसमें मुहूर्त नहीं निकालना मुहूर्त पड़ता। निकालने की ज़रूरत, जब पैसे हो वो सही मुहूर्त है आपके लिए, तब से स्टार्ट कर देना चाहिए सिप। अच्छा। और सिप एक डिसिप्लिन्ड सेविंग्स भी है कि आप हर महीने एक सम अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है और आपके लिए एक अच्छा फंड बन रहा है।